अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं सलमा कौसर। इंतहाई अहम मौज़ूआत, आज के मौज़ूआत से आगाज़ करते हुए मैं आपका तारुफ उसके बाद मेहमानों के साथ भी करवाऊंगी। सबसे अहम खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, जिस पर आज फिर समाअत हुई, इससे पहले ताहुक्म सानी अमल दरामद रोक दिया गया था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर, और अदालत की तरफ से बड़े अहम रिमार्क्स दिए गए और चंद सवालात भी उठाए गए, चंद निकात उठाए गए जिनको सवालात की सूरत में अपने एनालिस्ट के सामने रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये थी कि अदालत ने कहा कि बादियों नजर में अदलिया की आजादी में मुदाखलत की गई है इस बिल के जरिए। एक तो इस नुक्ते पे बात करना बहुत अहम है, और दूसरा अदालत ने कहा कि वाज़ेह होना जरूरी है पार्लियामेंट आर्टिकल 191 में दिए गए इख्तियारात में रद्दो बदल का इख्तियार रखती है या नहीं। मामले पर रिमार्क्स के दौरान अदालत ने यह भी निकात उठाए कि क्या अदालत के अंदरूनी मामलात जो हैं पार्लियामेंट उनको रेगुलेट कर सकती है, और साथ ही साथ कहा कि क्या अदलिया की आज़ादी अवाम का बुनियादी हक नहीं है। इससे पिछली समातों में बात हुई, लेकिन आज की समात जो थी वो इस लिहाज से भी अहम थी कि इससे पहले जो समातें थी उनमें सियासी जमातों को भी फरीक बनने के लिए कहा गया था कि अगर वो चाहें तो बन सकती हैं। सियासी जमातों ने कितना इंटरेस्ट शो किया और फिर जो अपोजिशन पार्टीज थी उन्होंने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया, इस बारे में भी कोशिश करेंगे कि डिस्कस करें आज के इस डिस्कशन के दौरान। और उसके बाद अदालत ने आज ये भी कहा कि अदलिया जो कि तीसरा सतून है उसकी आज़ादी के बारे में जो बात हो रही है उस पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और आज़ाद अदलिया और वफाक में भी जो है वो आइन के अहम जुज़ है, तो देखना यह है कि अदलिया का जुज़ तब्दील हो सकता है या नहीं। इसके अलावा दीगर मौज़ूआत भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे, लेकिन इसी नुक्ते से आगाज़ करते हुए मैं अपने एनालिस्ट का तारुफ करवा देती हूँ, उसके बाद डिस्कस आगाज़ करते हैं। हुमायूं खान साहब तशरीफ़ रखते हैं स्टूडियोज़ में, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मुल्की और बैनुल-अक़वामी उमूर पर गहरी निगाह रखते हैं। साथ ही तशरीफ़ रखते हैं हाफिज़ ताहिर खलील साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और मामलात को बड़े करीब से देखते हैं। और साथ ही साथ इरफान कादिर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बड़े नामों में से एक नाम, ऑब्वियसली किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इरफान कादिर साहब, मैं चाहूंगी आपसे ये आगाज कर लूं, आज अदालत की कार्रवाई जो थी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से नहायत अहम थी। आज की कार्रवाई को आप मैं चाहती हूं पहले तो आप अपने रिमार्क्स दे दें कि उसको किस तरह देखते हैं। मैंने जितने भी जजेस के रिमार्क्स आज सुने हैं उसमें मुझे अफसोस हुआ क्योंकि उसमें लॉ की कोई बात ही नहीं। उन्होंने सारी एक पॉलिटिकल स्पीच की है, पॉलिटिकल बातें की हैं और अपने आप को डिफेंड करने की भी उस तरह से कोशिश की, लेकिन कुछ सर्वनाइजेशन की है, कुछ रिमार्क्स की है जिसका कि लॉ से तो दूर दूर का ताल्लुक नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कोर्ट्स को इस तरह लॉक साइडेड बेंचेस बना के अपनी मर्जी के, और फिर सुना वो बाकी जो जजेस थे उनकी भी जो बड़ी लैंग्वेज तो बड़ी वो खामोश से थे, कोई बोल नहीं चाहता। इरफान कादिर साहब, आवाज में कुछ डिस्टॉर्शन है, अगर आप जगह तब्दील करेंगे तो आवाज बेहतर तरीके से हम तक पहुंच पाएगी। साथ ही साथ ये भी फरमाइएगा कि आज की समाअत के दौरान पार्लियामेंट की कार्रवाई के मिनट्स भी तलब किए गए, यानी ये कहा गया कि बताया जाए कि जब ये बिल पार्लियामेंट के अंदर पेश हो रहा था उस वक्त गुफ्तगू क्या हुई, इस सारी गुफ्तगू से मुमकिन तौर पर क्या अखज़ किया जा सकता है, ये गुफ्तगू क्यों इंपॉर्टेंट है जो पार्लियामेंट के अंदर हुई। आई थिंक कोर्ट इज वेस्टिंग एवरीबॉडीज टाइम, और ये मैं समझता हूँ कि मिसकॉन्डक्ट है पार्लियामेंट से ये इस तरह डिबेट्स मांगनी। पार्लियामेंट को इनका मुतहद अदालत तो है नहीं, इनको तो लॉ को चेक करना है ना कि लॉ जो है इज इट अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अगेंस्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन सामने रख के उस पर फैसला कर दे। ये डिबेट्स क्यों मांग रहे हैं, ये तो सुप्रा पार्लियामेंट है वहां पे। ठीक, अच्छा सर, क्या पार्लियामेंट अदलिया के अंदरूनी मामले को रेगुलेट कर सकती है? इससे पिछली समाअत में अदालत ने यह सवाल उठाया था। आप बतौर कानूनदान इस सवाल को किस तरह आंसर करना चाहेंगे? ये सवाल जाहिर है वहां पे उठाने का भी मतलब यही था कि वहां पे जो फरीकैन मौजूद है वो इसका जवाब दें। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी ऑफर किया गया था कि अगर वो चाहें तो फरीक बन सकती हैं। जो गवर्नमेंट पार्टीज हैं वो तो ऑब्वियसली पार्लियामेंट के अंदर उनकी मुशावरत के साथ बिल पे बहस भी हुई और वो अप्रूव हुआ, लेकिन जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनका कितना इंटरेस्ट इस मामले में आपको नजर आता है? देखिए, ये जो सवाल है ना कि पार्लियामेंट रेगुलेट कर सकती है सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग को, ये सवाल ही गलत है। इस सवाल का लीगली रेलेवेंट सवाल ही नहीं है। पार्लियामेंट कहाँ रेगुलेट कर रही है? सवाल ही होना चाहिए था कि क्या पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है उन मामलात के जहां पे सुप्रीम कोर्ट रूल्स बने हुए हैं। तो उसका जवाब आर्टिकल 191 में साफ तौर पे दिया हुआ है कि जो भी रूल सुप्रीम कोर्ट बनाएगी वो दो चीजों के ताबे होंगे, एक वो कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे होंगे और दूसरा वो जो कानून पार्लियामेंट बनाएगी उसके ताबे होंगे।
सर ये जो 191 आर्टिकल है, इसको सुप्रीम कोर्ट ऐसे इंटरप्रेट करती है, वो कहती है कि अदलिया अपने रूल्स खुद बनाती है और मुजव्वजा कानून के तहत आज खुद नोटिस और बेंचेस की तश्कील का जो फैसला है वो 3 रुकनी कमेटी करेगी। तो सवाल ये पैदा होता है बुनियादी तौर पे कि क्या ये बिल कानून बनने के लायक है? ये अदालत के वर्ड्स हैं। देखें, चीफ जस्टिस के जितने भी क्वेश्चंस हैं दे आर लीगली इररेलेवेंट, उनको लॉ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यानी एक शख्स पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बन जाए और उसको लॉ की एबीसीडी ना आए, मतलब मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है इस वक्त। उनको चाहिए यहाँ तो छोड़ दें इसको, या अपनी गलती जो भी है गलती है उसको तस्लीम करें। ठीक, अपनी गलती को तस्लीम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब, आपने वक्त दिया नहायत अहम मामले पे। हुमायूं खान साहब, मैं आपकी जानिब पे आऊँगी। सर हाफिज साहब, पहले आप अगर इस पे कमेंट कर दें कि आज की जो समाअत थी, इरफान कादिर साहब के रिमार्क्स आपने सुने। बड़ी ये सलमा आज बड़ी इम्पोर्टेंट केस था और बड़ा इवेंट से भरपूर दिन था कि पार्लियामेंट हुई, उसके बाद जो है वो उससे पहले अदालत में समाअत हुई और प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई है आर्मी चीफ्स के साथ भी। तो जो समाअत थी आज, बज़ाहिर ये 1 घंटे की समाअत थी, लेकिन इसमें ऑब्जर्वेशंस हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस आई हैं सामने आज। और यूँ लग रहा है कि अदालत जो है वो कोई जहन अपना बना चुकी है पार्लियामेंट के हवाले से भी और जो पार्लिमानी कार्रवाई के हवाले से भी। और अब ये एक जो अमूमी तासुर था कि 2 अदारों के दरमियान जो कशमकश है, लगता ये है बज़ाहिर कि ये एक ऐसी सूरत अख्तियार कर रही है जिसमें 2 अदारे अपने आइनी इख्तियारात की तरफ अपने आइनी इख्तियारात को हासिल करने और उनको बरकरार रखने की जद्दोजहद में मसरूफ़ है। सही। इस हवाले से देखें, उसने आज गवर्नमेंट की तरफ से जो रिक्वेस्ट गई है अटॉर्नी जनरल के ज़रिए, उसमें 3 रिक्वेस्ट शामिल थी। एक तो ये है कि फुल कोड बनाई जाए, दूसरी रिक्वेस्ट ये थी कि जिन जजेस के ख़िलाफ़ रेफरेंस आए हैं उनको निकाल दिया जाए, और तीसरा ये था कि अदालत जो बिल पास किया है पार्लियामेंट ने, प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट, उस पर स्टे ऑर्डर ख़त्म करे। सही। अदालत ने ये तीनों रिक्वेस्ट नहीं मानी और बल्कि उन्होंने ऑब्जर्वेशन ये दी कि प्राइवेट रेफरेंस दायर नहीं हो सकता, और इस बारे में उन्होंने इफ्तिखार चौधरी की जजमेंट का एक हवाला भी दिया कि उसमें ये तय हो चुका है कि रेफरेंस जो है वो सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वो भेजा जाएगा। तो एक तो ये उन्होंने आज ऑब्जर्वेशन दी जो बता रही है कि आइंदा जो रेफरेंसेस आने वाले हैं या जो रेफरेंसेस गए हैं उनकी क्या अहमियत होगी और उनकी समाअत जो है क्या अदालत करेगी या नहीं करेगी। दूसरा ये है, अदालत जो मांग रही है पार्लियामेंट का रिकॉर्ड, और उन्होंने पार्लियामेंट से कहा, देखें इस हवाले से आइन का आर्टिकल 190 बहुत वाज़ेह है। सही। 190 में ये कहा गया है कि अदालती जो पार्लिमानी जो प्रोसीडिंग्स हैं उस पर अदालत में तहकीकात नहीं होगी। और ये आइन ने एक तहफ़्फ़ुज़ दिया पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट जो है अपनी कार्रवाई में मुकम्मल आज़ाद होगी, अरकान पार्लियामेंट जो भी गुफ्तगू अंदर करेंगे उसको किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। दूसरी जानिब अदालत जो है वो आर्टिकल 69 की तरफ जा रही है कि जिसके तहत अदालत को ये इख्तियार है कि वो जो भी फैसला करेगी उसके फैसले के तमाम अदारे पाबंद होंगे। तो ये 2 इख्तियारात की एक हमें बज़ाहिर कशमकश नज़र आ रही है, लेकिन ज़रूरत इस बात की, देखिए पार्लियामेंट में जो बातें हुई हैं, ख्वाजा आसिफ साहब ने बहुत गर्मा गर्म तकरीर की है इन ऑब्जर्वेशंस के हवाले से। उन्होंने माजी के वाक़यात के हवाले भी दिए हैं कि माजी में पार्लियामेंट की जानिब से जो तहफ़्फ़ुज़ात जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता रहा और अदालतें जो फैसले देती रहीं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल से लेकर और मार्शल लॉ की जवाजियत को बरकरार रखने तक जो कुछ यहाँ पर होता रहा, इन तमाम का हिसाब किताब भी देना पड़ेगा। तो ये वो तारीख के हिस्से हैं जिनको झुटलाया नहीं जा सकता। अब ज़रूरत इस बात की है कि एक रिस्ट्रेन का मुजाहरा होना चाहिए दोनों अदारों की जानिब से, क्योंकि इसमें जो सारा बोझ है वो अवाम की तरफ जा रहा है कि लोगों के मसाइल जो हैं वो हल तलब जो मसाइल हैं, मुल्क मुआशी बहरान का शिकार है इस वक्त। मईशत जो है सबसे अहम तकाजा है और सबसे अहम तकाजा यही है कि मुआशी हालात बेहतर करें और अदारे जो हैं वो अपनी हदूद के अंदर रहें। अगर अदारे अपनी हदूद के अंदर रहते हैं तो मेरा ख्याल है कि उसके लिए ज़रूरी है कि तहम्मुल
और रिस्ट्रेंट का मुजाहरा होना चाहिए और इनको एक डायलॉग की तरफ बढ़ना चाहिए, अदारों को भी डायलॉग के जरिए मामलात को हल करना चाहिए। हुमायूं खान साहब, वैसे तो ये कानूनी मामला था बट इट्स मोर लाइक अ पॉलिटिकल डिबेट। अब ये मामला जो है कुछ सियासी रुख इख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज को भी जैसे अदालत ने खुद कहा कि आप चाहें तो फरीक बन सकते हैं। ऑब्वियसली जिन सियासी जमातों के मफादात हैं वो इसमें फरीक बनेंगी, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर जो अवाम की नुमाइंदा जमातें मौजूद हैं वो ऑलरेडी उस पर बहस भी कर चुकी हैं, उस पर बातचीत भी हो चुकी है। पार्लियामेंट की तरफ से तो ये बिल अप्रूव हो गया। अब उसमें अगर कोई छानबीन करना बाकी है, अगर उस मामले पे बात करना बाकी है, दैट मीन्स कि भी कुछ और भी मामला देखने वाले हैं। देखिए, वो जो और मामला देखने वाले की जब तक की बात की जाती है वो तो अब फाजिल जजेस जो हैं, जो 8 मेंबर बेंच है, वो उसके ऊपर अपनी राय देगा। इरफान कादर साहब ने बड़ा जो है सैर हासिल इसके ऊपर गुफ्तगू की और ताहिर साहब ने भी बता दिया, हाफिज साहब ने भी किए। अब जो इशू है वो ये है कि जमहूरियत के अंदर जो एक सबसे बड़ा बेसिक कानून है जमहूरियत का है वो है सेपरेशन ऑफ पावर का, और उसके साथ है ट्राइकोटमी ऑफ पावर का, कि ये 3 पिलर हैं जो अपनी अपनी हैसियत के अंदर रह के काम करते हैं और किसी दूसरे की उसके अंदर उसकी पावर को ना यूसर्प करते हैं, ना उसके इख्तियारात से तजावुज़ करते हैं। और उसके बाद कानून साज असेंबली या जो पार्लियामेंट है, सेनेट पार्लियामेंट दोनों मिलके ये सबसे बड़ा इदारा है, सुप्रीम इदारा है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर का इदारा है, क्योंकि लोगों की जो है विशेष के तहत ये लोग आते हैं और ये कानून साजी करने का इख्तियार रखते हैं। आर्टिकल 191 के तहत उनके पास इख्तियार है, यानी अब इसके ऊपर बहस हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के पास जो इख्तियार है वो इस चीज़ का, और तमाम और बहुत सारे, बल्कि ना सिर्फ तमाम बल्कि मेजॉरिटी के कानूनदान ये समझते हैं कि वो इस चीज़ पर फैसला करती है कि कोई भी कानून जो पार्लियामेंट के अंदर बनता है, मजलिस शूरा के अंदर बनता है, वो आइन से मुतसादम है कि नहीं। सही। अब ये जो कानून बना है इसको आप देख लें, प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर बिल जो है, ये सुप्रीम कोर्ट के अपने जो फाजिल जजेस हैं, जिसमें सबसे बड़े जो अब जिन्होंने आना है और जिनको जो है के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जिन्होंने जज बनना है, चीफ जस्टिस बनना है, काजी फैज साहब, नेशनल असेंबली के अंदर उन्होंने जो एक कन्वेंशन था उसमें तकरीर की, उसके अंदर इस चीज़ का इजहार किया। उसके अलावा बाकी 3-4 जजेस ने जब वो 184(3) की बात हुई उसमें भी किया कि जो सुप्रीम कोर्ट है उस पास इख्तियार है सुमोटो का। चीफ जस्टिस की उन्होंने बात ही नहीं की। काजी फैज साहब रिकॉर्ड बड़ी जो है उनकी तकरीर जो है वो है, अभी भी रिकॉर्ड पे है। वो कहते हैं कि जो लफ्ज़ है कानून में, एक तो सुमोटो का लफ्ज़ है ही नहीं। सही। जो अज खुद नोटिस जिसको हम कहते हैं, जिसकी जो लैटिन में है, जिसका वो लफ्ज जिसको हम सू मोटो कहते हैं, ये कानून में नहीं है। वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास फंडामेंटल राइट के ऊपर इख्तियार है कि वो फैसला करने के लिए एक कमेटी या वो जो कमीशन है वो बनाए। उसमें सू मोटो का कोई लफ्ज नहीं है जिसके ऊपर हम सारे वो बोलते हैं, वो कानून की वो बात कर रहे थे। अब कहने की बात यह है कि इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बिल आया है उसमें गवर्नमेंट ने तजवीज़ दी है और बिल जो पास किया है कि चीफ जस्टिस अकेले ये फैसला ना करें, जिसके ऊपर बार बार लोगों की राय थी, मुख्तलिफ जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, एकेडमिक्स हैं, ज्यूरिस्ट हैं, उसको वो 1 मैन शो कह रहे थे कि वो खुद फैसला करते हैं अपनी मर्जी से। चंद जो बेंचेस हैं वो बनाते हैं और उनमें कुछ ऐसे लोग को उसमें लोगों से मुराद ऐसे जजेस को शामिल करते हैं जिनकी राय उनके फैसलों से झलक रही होती है कि वो ये फैसला लेंगे। तो जो बिल है वो ये कहता है कि 3 सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस ये फैसला करेंगे कब सू मोटो लेना है और आज खुद इख्तियार लेना है किसी भी फैसले के ऊपर जो कि पब्लिक इंटरेस्ट का हो, और किन किन चीजों के ऊपर लेना है, और फिर उसके ऊपर एक रिव्यू की जो ऑप्शन है उस पर एतराज हो सकता है। लेकिन इसमें कहीं से भी नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट जो है सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को यूसर्प कर लिया है। वो बेसिकली जो है सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरी है। उन्हीं जजेस को इख्तियार दे रही है कि पहले हम कह रहे थे कि एक बंदा फैसला करता है, हम जमहूरियत की बात करते हैं कि हम कैबिनेट की बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर अकेला फैसला नहीं करता, उनकी पूरी कैबिनेट मिलकर फैसला करती है या फिर पार्लियामेंट के अंदर मुशावरत के साथ या मेजॉरिटी के साथ होता है। तो अगर 3 मेंबर जो है जजेस, सीनियर मोस्ट 2 और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो फैसला कर लें, इसमें बुराई कहाँ पे है? इसमें कहां पे आपको लगता है कि वो उनकी ताकत को या उनकी पावर को रोक रहे हैं? और सेकंड बात, सॉरी मैं आपके थोड़ा सा लंबा हो गया, सेकंड ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ट्राइकोटमी ऑफ पावर का, सेपरेशन ऑफ पावर का, जमहूरियत चलती ही तब है कि अपने अपने हदूद के अंदर रह के ये लोग काम करें। अगर आप दूध की कीमतों का तयन करना शुरू कर दें, अगर आप जो है पेट्रोल की कीमतों के ऊपर फैसला करना शुरू कर दें, सब्सिडी के ऊपर करना शुरू कर दें, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले हैं, जो कि डे टू डे गवर्नेंस के फैसले हैं, तो मेरा ख्याल है कि तमाम इदारे जो हैं बहुत मोहतरम हैं,
उनको अपनी हदूद के अंदर रह के फैसला करना, और करना किस लिए, जो अभी हाफिज साहब कह रहे थे कि आपने जमहूरियत को बढ़ाना है। अगर ये फैसले होते रहे तो ये बात जो है जिस जहां से शुरू हुई थी, जो आपने कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से पॉलिटिकल क्राइसिस बन गया, ये एक मिक्स हो के एक इतना बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा कि उससे फिर नो रिटर्न की जगह पे हम चले जाएंगे। उर्दू में एक मुहावरा होता है इसके लिए, चूचू का मुरब्बा, तो वो जाहिर है चूचू का मुरब्बा बन जाएगा। हाफिज साहब, बीइंग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट, मैं एक चीज़ समझना चाहती हूँ कि हमें ये बताया और सिखाया जाता है हमेशा से कि अदालत कानून की तशरीह करती है। अब आइन बन चुका, एक तरफ जब ये कानून बन रहा था तो एक सोच ये थी, विजन ये था कि ये इख्तियारात में तवाज़ुन की बात हो रही है, लेकिन अदालत इसको ऐसे परसीव करती है, 191 आर्टिकल जो है उसकी इंटरप्रिटेशन ऐसे करती है कि अदलिया के तमाम इख्तियारात हैं, उसमें कोई मुदाखलत नहीं कर सकता, और ये जो स्पेसिफिक कानून है ये अदलिया के इख्तियारात में मुदाखलत है। अब जब इंटरप्रिटेशन में फ़र्क आ गया, अब उस फ़र्क को कैसे दूर किया जाए? वही फोरम जिसने तशरीह करनी है वहीं से फ़र्क आना शुरू हो गया। देखिए, उसका तरीका यही है कि इसका एक डायलॉग होना चाहिए, और मुझे याद आ रहा है कि ये फरवरी 2015 की बात है कि उस वक्त भी एक क्राइसिस चल रहा था, तो उसमें सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया। चेयरमैन सेनेट थे मियां रज़ा रब्बानी, उन्होंने इनिशिएटिव लिया और चीफ जस्टिस को इनवाइट किया सेनेट की होल कमेटी में, बंद कमरे की, मतलब पूरे सेशन में इनवाइट किया, और उनके सामने वो तमाम जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के मामलात थे, जो क्वेश्चन थे, वो उनके सामने रखे और उनसे कहा कि आप हमें बताएं कि हम इस पर क्या हमें गाइडेंस दें। और उसका नतीजा ये हुआ कि एक रास्ता हमवार हुआ डायलॉग का। उसके बाद जब 2016 का जुडिशल ईयर शुरू हुआ तो अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट ने चेयरमैन सेनेट को इनवाइट किया, मियां रज़ा रब्बानी को, और उन्होंने एड्रेस किया और एक रास्ता बना दरमियान का कि जिसके ज़रिए जो क्राइसिस था वो हल हो गया। तो आज भी ज़रूरत इस बात की है कि दोनों अदारे बैठें। देखें, इस महाज आराई कशमकश से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि इसका नतीजा ये होगा कि अदारों के दरमियान फासले बढ़ेंगे और पाकिस्तान का नुकसान होगा, और पाकिस्तान जो रियासत है वो कमज़ोर होगी। रियासत को मजबूत बनाने का एक ही रास्ता है कि हम वो रास्ते इख्तियार करें जो आइन ने दिए हैं, जिसका तस्वुर जो है अभी हमायूं साहब ने बताया है कि ट्राइकोटमी ऑफ पावर जो है, उन्होंने बिल्कुल वाज़े तायुन कर दिया है कि इख्तियारात जो है वो किस तरह इस्तेमाल होंगे, और इस बारे में आइन बहुत वाज़े है। अब ज़रूरत इस बात की है कि हमें अपने हदूद में रहते हुए काम करने चाहिए, और जो भी आइन ने जो हदूद कार मुतय्यन की हैं उसको बरूए कार लाकर हमें लोगों की तरफ देखना चाहिए। देखें, अब वहाँ 4 लाख से ज़्यादा केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, और यहाँ जो है हम बातें कर रहे हैं कि भाई कि अदालत जो है वो सारे केसेस ऐसे सुन रही है जिनका ताल्लुक सियासत से है, पाकिस्तान की सियासत से है। तो उस तरफ भी जाना चाहिए कि लोगों के मसाइल भी हल होने चाहिए, और साथ ये जो सियासी तनाज़ात उठ रहे हैं इनका कोई मुस्तकिल हल जो है, देखिए उसका बेहतरीन फोरम तो पार्लियामेंट है सियासी तनाज़ात का, और ज़ाहिर है मुंतखब नुमाइंदे इसी काम के लिए आते हैं। तो जो सियासी तनाज़ात हैं वो पार्लियामेंट में ही हल होने चाहिए, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल और कानूनी मामलात हैं, जो अदालत के इख्तियारात हैं, वो उस तक महदूद रहने चाहिए, और यही एक रास्ता है। मुज़ाकरात का आपने बड़ा अच्छा ऑप्शन जो आपने कहा, मैं कहती हूँ अगर हम इस पे डिटेल से गुफ्तगू कर लें हमायूं खान साहब, जब मुज़ाकरात के ऑप्शन पे गौर करते हैं तो देखें 2 फरीक तो हमारे सामने हैं, एक वो फरीक जिसने बिल बनाया, एक वो जिसको एतराज़ है, एक तीसरा फरीक जो हमारी लार्जर ओपोजिशन है जिस वक्त पार्लियामेंट से बाहर है। वहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि वो ज़ाहिर अपने इंटरेस्ट के साथ खड़े होंगे या अपने मुखालिफिन के अगेंस्ट खड़े होंगे। दोनों सूरतों में क्या बामानी मुज़ाकरात हो सकेंगे? देखें, इस सवाल का पहला हिस्सा बड़ा मानी खेज़ है, इन सेंस के जो अपोजिशन है, और मैं इस वक्त जो मौजूदा हमारी हुकूमत है और उसकी जो अलाइड पार्टीज़ हैं, PDM की बात कर रहा हूँ, एक तो इनको ये फैसला जो है ख़ुद करना था। अपनी जो गेम है इन्होंने दूसरे के कोर्ट में फेंक दी, और अब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ से जो है ऐसे फैसले हों जो कि सबको एक्सेप्टेबल हों। वो लग यही रहा है कि पिछले 4-6 महीनों में जब से ये पूरा फैसला हुआ, और वो डोगर साहब की जो है रीइंस्टेटमेंट का फैसला CCP और लाहौर का शुरू हुआ, और वहाँ से 184(3) की बात शुरू हुई, और फिर कहाँ से निकली और किधर पहुँच गई, ये तो अब सबके सामने एक ऐसी कहानी है कि वो उसको जब तारीख लिखी जाएगी तो समझ नहीं आएगी कि किसकी बात माने किसकी बात सुने, क्योंकि एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन फैल गई और ये प्रॉपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बन गया। अब इससे निकलने का रास्ता जो है हाफिज साहब ने भी बताया, लेकिन एक जो गवर्नमेंट की बहुत बड़ी डिमांड थी शुरू से, जब से ये पूरा क्राइसिस स्टार्ट हुआ, कि फुल बेंच बना दिया जाए।
जिसमें चूंकि फाजिल जजेस के दरमियान से कुछ ऐसी वॉइसेस हमें आना शुरू हुई जो कि 3 और 4 के फैसले के ऊपर शुरू हो गई थी, डिसएग्रीमेंट हुआ, कुछ ने अपने आप को रिक्यूज कर लिया बेंचेस से, उसको एक पॉलिटिसाइज होना शुरू हो गया, हुआ या नहीं लेकिन लगना शुरू हो गया सबको। अब उसमें बेहतर राय ये थी कि वो जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसको क्लियर करने के लिए अदालत एक ऐसा फैसला करती कि तमाम बेंच, जो फुल बेंच है वो फैसला करता, और किसी का एतराज़ था कि ये बंदा नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर जुडिशल काउंसिल में केस है, इस पे नहीं है, उनको 2 को छोड़ के बाकी पूरा बेंच बैठता तो एक बेहतर फैसला निकल सकता था। और अभी भी गवर्नमेंट की डिमांड है कि 8 मेंबर आपने बेंच बनाया है, आप फुल बेंच बनाए, और इसी के ऊपर गुफ्तगू नहीं हुआ। अब वो जो दूसरा सवाल है कि इस पे नेगोशिएशन हो सकती है या नहीं करनी, फिर भी जो है पॉलिटिशियंस ने है, वो हमें जो लग रहा है कि अगर पीडीएम की जमात के अंदर देखें तो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन बात करने को तैयार हैं, कमेटियां बनाई हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। दूसरी साइड पे मौलाना फजलुर रहमान JUIF के जो पीडीएम के सरबराह हैं, उन्होंने तो क्लियर कट बता दिया कि वो बात नहीं करना चाहते, और उनको रिस्पेक्ट भी करना चाहिए, लाजमी नहीं है कि सब ने बात करनी हो। अगर ये 2 पार्टीज बात करने को तैयार है और दूसरी साइड पे जो अपोजिशन की बड़ी जमात है वो बात करने और सुनने को तैयार हो, उसमें भी हमें वही जो है आंसर नजर आ रहा है जो हमें JUIF की तरफ से था कि वो कभी बात करते हैं 1 स्टेप अहेड 2 स्टेप बैक। उससे जो है समझ नहीं आ रहा कि नेगोशिएशन टैक्टिक्स भी हो सकती हैं कि आप बात करते वक्त ऐसी पॉलिसी अपनाते हैं जिसमें आप एक स्ट्रॉन्गर पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश करते हैं। ठीक, उनकी चंद जो डिमांड्स हैं वो लेजिटिमेट हैं, बाकी ये डिमांड कि जिस दिन हम कहेंगे उस दिन इलेक्शन होगा, उसके अलावा बात नहीं हो सकती, इस तरह फिर गुफ्तगू हो नहीं सकती। हाँ, उनके ऊपर जो केसेस हैं उस पर रिव्यू हो सकता है कि कुछ केसेस ऐसे होंगे जो कि शायद ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ ऑफ पावर होगी, इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, जब लाहौर हाई कोर्ट में भी जो आपका सेकंड टॉपिक है उसके ऊपर भी इसी गुफ्तगू होगी। तो मेरा ख्याल है गिव एंड टेक करके अगर जून जुलाई, और ये हम पिछले कई प्रोग्राम्स में बात कर चुके हैं, बजट के बाद कोई दोनों पार्टीज बैठ के एक डेट तय कर लें कि इलेक्शन इसमें होने, क्योंकि अब जो है अब समझ नहीं आता कि किस इशू के ऊपर बात कीजिए, क्योंकि रोज का यही इशू है और रोज एक नई बात समझ आ रही है। वो जो आपने चूचू का मरबा कहा था वो बेसिकली एक्चुअली बन चुका है, अब उसमें से कुछ निकालना जो है उसका भी आखिरी रास्ता इन्हीं के पास है। अगर ये बात करेंगे, मिल बैठेंगे तो बात आगे बढ़ेगी, नहीं बैठेंगे तो नुकसान और बात करने के लिए भी जाहिर है कुछ उसूल तय करने होंगे। ठीक है हमायूं खान साहब, इसके साथ ही अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और रशीद साफी साहब को याद किया जा रहा था, ही इज जॉइनिंग अस इन अ शॉर्ट वाइल, तो हम कोशिश करेंगे कि अपने इस सेगमेंट का आगाज रशीद साफी साहब से ही करें, मिलकर ज्वाइन कर चुके हैं। रशीद साफी साहब बहुत शुक्रिया, आप मौजूद हैं इस वक्त प्रोग्राम में, आपके बारे में जिक्र हो रहा था प्रोग्राम के आगाज में। हमारा जो अगला मामला है वो भी कुछ मुज़ाकरात से रिलेटेड है, क्योंकि जो सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं उसमें उसकी राह में क्या रुकावटें हायल हैं, क्योंकि मुख्तलिफ अदवार हो भी चुके हैं और अभी मजीद भी होंगे, एक्सपेक्टेड है, उसमें देखें क्या बातचीत होती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें हुई वो ये डेवलपमेंट के लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को अपने तमाम केसेस में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया है और चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर आजम इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत उन्होंने की। 121 मुकदमात हैं और इनके खिलाफ जो दर्ज हुए मुकदमात, इन पे आज समाअत हुई। जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में 5 रुकनी बेंच इन केसेस की समाअत कर रहा था और उन्होंने कहा कि इमरान खान खुद अगर शामिल होंगे तो बेहतर होगा, तफ्तीश बेहतर तरीके से हो सकेगी। तो इमरान खान के वकील ने कहा कि हम जुमे को शामिल तफ्तीश हो जाएंगे, जुमे तक का उन्होंने वक्त लिया और अदालत ने सरकारी वकील से सवाल किया कि ये केसेस क्यों बदलते जा रहे हैं, इसके बारे में बताएं। तो इमरान खान साहब के वकील ने ये कहा कि इंतखाबात से दूर रखने के लिए केसेस बनाए जा रहे हैं। तो ये वाला पहलू अहम है, एक तो इसको डिस्कस करेंगे, दूसरा अदालत को ये भी बताया गया कि इमरान खान साहब इजाफी रिलीफ चाहते हैं, सरकारी वकील ने ये बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी सरबराह है, वर्ल्ड कप जीता हुआ है, तो ये चाहते हैं कि इनको थोड़ा सा इस मामले में छोड़ दिया जाए, यानी कि वो अदालत आने से, इसलिए भी इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरे पे 2-3 अटैम्प्ट्स हो चुके हैं, एक बार फिर मारने की कोशिश की गई है, तो जितना मेरा एक्सपोजर कम होगा उतने मेरे सेफ्टी के जो इश्यूज हैं वो कम होंगे। रशीद साफी साहब मुस्कुरा रहे हैं, मैंने जितनी खबर की डिटेल शेयर की है, मुझे लगता है रशीद साफी साहब के पास ज्यादा डिटेल मौजूद है। थैंक यू सलमा, आपने तो अपने सवाल में ही पूरी कहानी मुका दी है कि खान साहब लाडले हैं और लाडले थे और लाडले रहना चाहते हैं, लेकिन रूल्स ऑफ लॉ ये सारी चीज़ें जो है उनकी नज़र में इनकी कोई विकत नहीं है। अगर पाकिस्तान में कोई रूल ऑफ लॉ है तो ये जो आज उनका स्टांस है वो तो रिवायती स्टांस है, वो तो पहले भी इमरान खान साहब यही कहते रहे और यही करते रहे, लेकिन आज लाहौर हाई कोर्ट ने
उनको जो हुक्म दिया है कि वो अपने तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश हो, तो ये इंतहाई अहम बात है। इमरान खान साहब इस बात का बहुत चर्चा करते हैं, बहुत प्रोपेगेंडा करते हैं कि उनके खिलाफ वो इतने दर्जन मुकदमात कायम हुए हैं, लेकिन आप कोई उनसे पूछने वाला ये नहीं है कि भाईजान आप जैसे किसी और लीडर ने इतनी कानून की खिलाफ वर्जियां भी तो नहीं की है ना। तो उसके बाद आज लाहौर हाई कोर्ट दोबारा वो इस उम्मीद के साथ गए थे कि शायद उनको शिनवाई हासिल हो, और जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट के बारे में ये एक आम तासुर है, मैं कुछ ज़्यादा डिटेल में उस पर बात नहीं करना चाहता क्योंकि कानूनी मसाइल है उसमें, लेकिन हमेशा से वहाँ से उनको रिलीफ मिलता रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में आज जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट के इस्लाहात के हवाले से, बिल के हवाले से जो बेंच बना और जिसमें वफाक का जो मौक़िफ़ था वो आपके सामने ही है, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे। इमरान खान साहब चाहे जितने भी बड़े लीडर हो, चाहे जितने भी बड़े पॉपुलर हो, चाहे जितने भी चहीते हो, लेकिन वो कानून से बाला नहीं है। ये बात जो है सिर्फ हमें भी समझनी चाहिए, और इमरान खान साहब और उनके जो चाहने वाले, जो मोहब्बत करने वाले उनसे है, उनको भी ये बात जो है ज़हन नशीन करनी चाहिए कि इमरान खान साहब जो है कानून के अगर ताबे रहेंगे तो वो फिर इस कौम के और इस मुल्क के लाडले रहेंगे। लेकिन अगर वो अपनी मर्जी के फैसले चाहेंगे, अपनी मर्जी का मुस्तकबिल सेटअप करना चाहेंगे, तो मेरे ख्याल में ये बहुत मुश्किल होगा। इसमें एक चीज़ होगी, या तो इमरान खान साहब की जो अनापरस्ती और खुद पसंदी है उसको शिनवाई हासिल होनी चाहिए होगी, या फिर आपको आईनी पाकिस्तान और कानून पाकिस्तान का एहतराम करना होगा। इन दो चीज़ों में चुनाव करना होगा हमें सलमा। अगर इमरान खान साहब बहुत ज्यादा चहीते हैं तो फिर वो मुबर्रा है हर चीज से। अगर वो पाकिस्तान के आईन और कानून को मानते हैं और वो एक सही हकीकी मानों में पाकिस्तान के सियासी लीडर है, तो वो उनको पाकिस्तान के आईन और कानून की जो है पासदारी करनी होगी। ठीक, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। यही जो आपने जो आखिर में मेरी जो है पूरी कहानी को जो है निपटा दिया है और मुझे मेरी मुश्किल को आसान कर दिया। कानून सबके लिए बराबर है। ठीक, हुमायूं खान साहब, अगर कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए तो फिर इमरान खान साहब हमेशा केसरी से इस्तिस्ना क्यों मांगते हैं? सिक्योरिटी तो दी जाती है, उनके पास अदरवाइज भी सिक्योरिटी मौजूद है और अदालतों में तो सिक्योरिटी होती है। 121 मुकदमात है, अगर वो हर मुकदमे में पेश होने के लिए उज़र चाहते हैं, वो कहते हैं कि हर मुकदमे से उनको बरी कर दिया जाए, तो ट्रायल कैसे होगा? केसेस आगे कैसे बढ़ेंगे? देखें, ये जो आपका सवाल जहाँ से शुरू किया और रशीद साहब ने जो उसको कहा कि ये बात ख़त्म यहाँ पे होती है कि कानून हर किसी के लिए बराबर है, अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा नहीं है। होना चाहिए आइडियली स्पीकिंग, लेकिन ऐसा है नहीं। हमने जो इसकी एक हिस्ट्री देखी जो है, और पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री के अंदर अगर आप उसको देख लें 1947 ऑनवर्ड से लेके और फिर पर्टिकुलरली 1971 ऑनवर्ड से लेके भुट्टो साहब के ऊपर जो मुकदमात थे उनको देख लें, एक बहुत बड़ा जो है एक सवालिया निशान है हमारी जुडिशल हिस्ट्री के ऊपर, और जो फैसला हुआ और आज तक उसके ऊपर जो है एक पिटिशन जो है पेंडिंग है पिछले 10-15 साल से। उसके अलावा फिर जो फैसला शुरू हुआ वज़ीर-ए-आज़म, जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ हैं, उनके ऊपर कहाँ से शुरू हुआ केस और जो है एंड पे आके वो पनामा केस और वो पूरा एक क्राइसिस स्टार्ट हुआ, और जो उनको किया गया नाहल वो अकामा के ऊपर, और उसके ऊपर भी जो ज्यूरिस्ट हैं, मैं नहीं कहता कि कानूनी माहिर नहीं हूँ, बहुत सारे जो कानूनी एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं कि केस के जो फैसले और फैसलों के ऊपर बात करने की इजाज़त जमहूरियत के अंदर है। हम जुडिशरी के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, लेकिन आप उन फैसलों पर तनकीद कर सकते हैं और इसकी इजाज़त कानून नहीं दी हुई। वो कहा जाता है कि वो फैसला जो है वो ठीक नहीं हुआ। इसी तरह एक लंबी हिस्ट्री है, आपको जो मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जिसमें निहाल हाशमी साहब ले लें, तलाल चौधरी साहब ले लें, ऐसे बहुत सारे हैं जिनको छोटी छोटी गलतियों की बेसिस के ऊपर, शायद ये मेरी नज़र में छोटी गलतियाँ हो और जिन्होंने फैसला किया वो वाकई बहुत गलतियाँ हो। मैं अगेन स्टैंड करेक्टेड कि अगर ऐसा है, लेकिन लगता यही है।
तो जो बाहर से बैठा हुआ देख रहा है, जो हम अवाम हैं जो सारे देख रहे हैं, अगर हमें ये लगे कि एक के फैसला जो है एक ही नौयत का है या उसका जुर्म एक जैसा है लेकिन उस पर जो सज़ा है वो और है और दूसरा जो इस किस्म का कर रहा है, तो फिर उस सेंस में हमें लग यही रहा है कि कानून सबके लिए बराबर नहीं है। अब ये जो तासुर है ये अदलिया के लिए ठीक नहीं है, ये जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है, ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि अगर आपको या तो विंस्टन चर्चिल की बड़ी मशहूर कहावत है वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान, और उसने जब पूछा कि हालात कैसे हैं और कहा कि अगर हमारी अदालतें अभी भी जो है सच के ऊपर फैसले दे रही हैं तो उसने कहा फिर हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ा मशहूर वो है और इसमें प्रॉब्ली मैंने इसका प्लस माइनस कुछ बातें गलत क्यों, लेकिन इसकी जिस्ट यही थी कि अगर अदालतें फैसले ठीक कर रही हों तो कौमों को फिर डरने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर ये नजर आना शुरू हो जाए और ये परसेप्शन बन जाए, गलत या सही, ये परसेप्शन बन चुकी है, अब इस परसेप्शन को ठीक करने के तरीके बताएंगे कि आप बातचीत करें, आप पार्टीज बैठ जाएं, अदालतें जो हैं वो सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को देखें। कानून को बनाना और कानून के ऊपर जो है गुफ्तगू शुनीद करना पार्लियामेंट का काम है। वो अगर आइन से मुतसादिम है तो उसके ऊपर फिर उसके अंदर बहस हो सकती है, लेकिन वो बहस भी तब हो जब सारा एक लार्जर बेंच बैठा हो, क्योंकि ये कानूनी बड़ा सीरियस इशू बन चुका है पाकिस्तान के अंदर। तो ये सारी चीजें लग ये रही और बता ये रही हैं कि जो परसेप्शन है वो पाकिस्तान में लग ऐसे रही कि कानून सबके लिए बराबर नहीं। इस परसेप्शन को ठीक करना होगा, उसके करने के कुछ स्टेप है। एक तो सबसे बड़ा स्टेप है जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट थी और उसके ऊपर अपोजिशन को भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए कि आप फुल बेंच बना दें, वो सारे बैठ के फैसला करें इन सारी चीज़ों का कि सूमोटो का इख्तियार किसके पास है, जो इलेक्शन की तारीख है वो आगे हो सकती है, यानी इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो अगर ये 3-4 चीज़ें करना शुरू कर दें, हम वापस 2 स्टेप वापस आएंगे और सेपरेशन ऑफ पावर वापस आएगी और जो है जमहूरियत जो है वो वापस अपनी जगह पे नजर आना शुरू होगी। ठीक, अच्छा, ये एक बड़ा फिलोसॉफिकल बात है लेकिन इसका रास्ता यही है। रास्ता थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन अगर जाहिर है यही रास्ता होगा तो किसी न किसी तरह से अडॉप्ट करना। ये बड़ा आइडियल हमारे सामने सूरत हाल बताई है लेकिन आम हालात में ऐसा नहीं लेकिन होता। अमूमी तासुर यही है कि हालात वो नहीं है जो नज़र आ रहे हैं, बल्कि हालात बहुत पेचीदा हैं और ये हालात पेचीदा बनाए गए हैं। जब ये तासुर पैदा हो जाए किसी रियासत में या किसी मुल्क में और ख़ास तौर पर लोगों में कि कवानीन जो हैं वो मखसूस तबके के लिए कुछ और होते हैं, आम लोगों के लिए कुछ और होते हैं, तो रियासत जो है इस तरह चला नहीं करती। क्योंकि देखिए कवानीन और आइन जो है वो दस्तूर, उसका बुनियादी मकसद ये होता है कि एक रियासत के जो बुनियादी असूल हैं उसके मुताबिक रियासत को चलाया जाए। लेकिन जब तजादात पैदा हो जाते हैं, और ये तजादात पैदा कौन कर रहा है? देखें, एक शख्स जो कि मुल्क का वज़ीर आज़म रहा हो वो ये तासुर दे रहा हो कि उसको अदालत जाना भी ज़रूरी नहीं है, और 121 मुकदमों की बात तो होती है, लेकिन इन मुकदमों में जब वो मुकदमों को ख़त्म ही नहीं करना चाहते, वो पेश ही नहीं होना चाहते, तो मुकदमे ख़त्म कैसे होंगे? एक आम तासुर ये पाया जाता है कि कन्विक्शन के डर से नहीं आते कि उनको सजा भी हो सकती है। बहरहाल जो भी है, देखें, ये अदालतों पर छोड़ देना चाहिए कि मुकदमों की नौयत क्या है, मुकदमे जो है क्या दुरुस्त है, सही है। आप उनकी कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे तो ये मुकदमे खत्म होंगे। अगर कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो 121 क्या है, 221 भी हो सकते हैं, क्योंकि मुकदमे तो बनते जाएंगे। लेकिन उनको चैलेंज करने का एक ही तरीका है कि उनको निपटाने का एक ही तरीका है कि आप अदालती कार्रवाई को बढ़ने दें, अदालती कार्रवाई को चलने दें, ताकि फैसले जल्द से जल्द हों। और जूं फैसले जल्द होंगे तो ये पता चल जाएगा लोगों को कि ये आप पर जो मुकदमे बनाए गए हैं दुरुस्त हैं या नहीं। बहरहाल ये है कि ये तासुर गलत होना चाहिए, ये तासुर का अजाला होना चाहिए, और ये तासुर गलत साबित होना चाहिए कि एक रियासत में 2 कवानीन होते हैं या एक रियासत में अशराफिया के लिए कुछ और सलूक किया जाता है और आम लोगों के लिए बर्ताव कुछ और है। इस तासुर को ज़ाहिर करना ज़रूरी है। मायूं खान साहब, अगर शॉर्टली इस पे भी कमेंट कर दें कि मुज़ाकरात जो चल रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान, उसकी राह में कौन सी रुकावट हायल है? जो एक दौर हुआ, दूसरा हो भी ज़ाहिर बातचीत चल रही है, अभी मजीद अदवार भी हम देखेंगे, कितने दौर होंगे जिसके बाद हमें लगेगा कि मुज़ाकरात अब फुलफिल हो गए हैं, बातचीत अच्छे से ख़त्म हुई है, जो डिसाइड होना बाकी था वो सब डिसाइड हो गया? देखें, ईद से पहले जो दूसरा दौर था जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी साहब और अली ज़फ़र साहब जो पीटीआई की तरफ से थे, उन्होंने बातें सुनी और उसके बाद जो बाहर निकले और मीडिया के साथ गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि हमने दोनों साइडों ने जो है, गवर्नमेंट की साइड ने भी, पीडीएम की साइड ने भी और अपोजिशन ने आपस में एक अच्छे उसके ऊपर गुफ्तगू सुनी और जो मैसेज उन्होंने हमें दिया। अब ये है कि अब इसके बाद जो तीसरा दौर होगा ईद के बाद, जो कि अब होना है, कल होना है या परसों होना है,
उसमें शायद जो है वो बात जो है कंक्लूजन की तरफ आ जाए। अब अगर हम अपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंक्लूजन जो है वो ये भी समझ रहे होंगे कि बात खत्म होगी, अब हमने बात नहीं करनी, वापस एजिटेशन का, और उसका भी उन्होंने एक वो बता दिया कि हम इतनी जगह से रैलीज निकालेंगे, इतनी जगह से ये करेंगे, ये धरनों की सियासत पे शायद वापस आ जाएंगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं, बीइंग एन ऑप्टिमिस्ट, मेरा ये ख्याल है कि पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़। बावजूद इसके कि हमें लग यही रहा है कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, जो कि हो चुके हैं, इससे निकलने का रास्ता भी जो है इन्हीं पॉलिटिशियंस ने निकालना है और इसी अपोजिशन ने, क्योंकि अपोजिशन ही वो वाहिद बड़ी जमात है इस वक्त जो कि अगर येस और नो करेगी तो एक किसी नई नहज की तरफ जाएंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी और PMLN तो कह चुके हैं कि हम बात करने को तैयार हैं, एक वक्त में इलेक्शन हो उसकी डेट के ऊपर गुफ्तगू हो सकती है, बजट के बाद एक वक्त निकाल लिया जाए और फिर उसका भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता निकालना होगा, क्योंकि जो है अदालतों के अंदर भी केसेस हैं, तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि ये फैसला कर लें अदालतें उस दिन के बाद कहेंगे अब ये चीज़ ठीक है, उसको भी कोई कानूनी जो है शक्ल देनी होगी। उसकी बहुत सारी जो है जहतें निकाली गई हैं, जिसमें असम्बलीज़ को दोबारा बहाल करने की बात की गई, नेशनल असम्बली में इनके इस्तीफे जो अपोजिशन के हैं उनको जो है रिवर्ट करके उनके ऊपर बात करके लेजिस्लेशन करने की बात की गई। रास्ता है, ठीक, अब रास्ता है, उसके ऊपर अमल करना पॉलिटिशियंस का काम है, और पॉलिटिशियंस के अंदर अगर अपोजिशन थोड़ी सी लचक और दिखाए हम इस क्राइसिस से निकल सकते हैं। हाफिज साहब, शॉर्टली PTI और उनके एलाइज कितने सीरियस है मुज़ाकरात को लेकर? नहीं, देखिए उसके लिए ज़रूरी ये है कि जो रवैये हैं उनमें तब्दीली लाना होगी, क्योंकि देखिए एक तरफ जो है वो बात करते हैं कि मुज़ाकरात की, दूसरी तरफ वो सड़कों की बात करते हैं। कल उनकी रैलीज़ मुनक्किद हुई और ये रैलीज़ क्या थी, ये पावर शो था ताकि दबाव डाला जाए हुकूमत पर भी और अदालतों पर भी जो केसेस चल रहे हैं। तो ये रवैया जो है ख़त्म करना पड़ेगा। देखिए रवैये में लचक जब तक नज़र नहीं आएगी तो ये बात बनेगी नहीं, और मुज़ाकरात की कामयाबी का रास्ता यही है कि अपने अपने रवैये से अपने अपने रवैये तब्दील करें और जो पोजीशंस हैं मौजूदा ले रखी हैं उनसे पीछे हटना पड़ेगा और एक दरमियानी रास्ते की तरफ बढ़ना होगा। दरमियानी रास्ता यही है कि हुकूमत अगर कह रही है कि इलेक्शन जो है वो एक मुकर्ररा तारीख पर बजट के बाद हो जाए तो मेरा ख्याल है इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अपोजिशन जो है इसरार कर रही है कि अगर आपने बजट के बात करने हैं तो फिर आइन में तरमीम भी लाना पड़ेगी। उसके लिए कोई कानूनी हल निकाला जा सकता है, पार्लियामेंट मौजूद है और पार्लियामेंट जो है बेहतरीन रास्ता है इसके लिए हल निकालने के लिए। अब ज़रूरत इस बात की है कि अफ़हाम व तफ़हीम के साथ, मफ़ाहिमत के साथ और एतदाल के साथ, ये तीन जो है ये बातें ऐसी हैं जो मुज़ाकरात की कामयाबी का रास्ता हमवार कर सकती हैं, और मेरा ख्याल है कि इसकी तरफ अल्टीमेट रास्ता बातचीत ही है, चाहे वो किसी भी तरह से बातचीत के मानी खेज मुज़ाकरात तक पहुंचे। अगले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं और अगला टॉपिक नहायत अहम, आर्मी चीफ ने कामयाब दौरा किया है चीन का, जिसके बाद ज़ाहिर है दोनों ममालिक के ताल्लुकात में एक नई वुसअत पैदा हुई है। 9 मंतखब चीनी वज़ीर ख़ारजा वलीन दौरे पर इस्लामाबाद भी आएंगे। ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए फ़ौजी ताउन बढ़ाने की ज़रूरत का इयादा भी किया गया इस दौरे के दौरान, और पाक फ़ौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जब दौरा किया तो उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया। हेडक्वार्टर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल हुआ उनका, और इसके अलावा चीन की फौजी क़यादत से मुलाकात भी हुई जिसमें खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने और फौजी ताउन की ज़रूरत जो थी फौजी ताउन को बढ़ाने की उसका भी इयादा किया गया है। सर, कितना इम्पोर्टेंट है ये दौरा? देखिए आर्मी चीफ का ये दौरा जो था ये स्ट्रेटेजिक नौयत का दौरा था, और वैसे तो सऊदी अरब से उनका आगाज़ हुआ, लेकिन ये है कि जो गैर मुल्की दौरे थे उसमें उन्होंने चीन को सबसे पहले मुंतखब किया। यही एक बड़ी अहमियत का हामिल था कि उनका विज़िट जो है वो चाइना का हो रहा है, और ये विज़िट एक ऐसे वक्त में हुआ है जबकि इलाके में बहुत तेज़ी के साथ तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, और इन तब्दीलियों में चीन का जो एक पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक लीडिंग रोल है वो बहुत नुमायाँ हो रहा है। और जो इन तब्दीलियों के तनाजुर में यकीनन आर्मी चीफ की जो मुलाकातें हुई हैं, वहाँ पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सरबराह से उनकी मुलाकातें हुई हैं, वहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ भी मुलाकातें हुई हैं। इन मुलाकातों में ख़ित्ते में जो सिक्योरिटी की जो सिचुएशन है वो उनका एक प्राइम सब्जेक्ट था, और इस दौरे के नतीजे में यकीनन ख़ित्ते में न सिर्फ अमन और इस्तेहकाम को तक़वीत मिलेगी बल्कि पाकिस्तान जो है
वो अपनी दिफाई पोजीशन को मजबूत बनाने में भी उसको ये मुआविन साबित होगा ये दौरा। और इसके नतीजे में अब एक और डेलीगेशन चाइना की तरफ से भी पाकिस्तान आने की तवक्को की जा रही है कि एक हाई लेवल डेलीगेशन मुमकिन है कि जो खबरें आ रही हैं कि इसी हफ्ते पाकिस्तान का विज़िट करेगा, जिसमें जो बातें तय हुई हैं आर्मी चीफ के दौरे में वो उन बातों को आगे लेकर उसमें मज़ीद पेशरफ्त नज़र आ रही है। तो तवक्को की जानी चाहिए कि इस दौरे के जो नताइज हैं उनके ज़रिए ना सिर्फ ये है कि जो पाकिस्तान में तरक्याती मंसूबे हैं CPEC के उनको तेज़ी के साथ आगे बढ़ाया जा सकेगा, बल्कि पाकिस्तान की दिफाई और स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो है वो मज़ीद मुस्तहकम भी हो जाए। ठीक, हुमायूं खान साहब, आर्मी चीफ का ये दौरा कितना इंपॉर्टेंट है? वैसे तो पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात किसी उस पर किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमेशा से बहुत गहरे बहुत दोस्ताना ताल्लुकात रहे हैं और जब जब मुश्किल आई पाकिस्तान पे हमेशा चाइना ने पाकिस्तान को हेल्प आउट किया और पाकिस्तान ने भी हमेशा चाइना को हेल्प आउट किया है जब जितना पॉसिबल हो सका, जब जब हुआ। अब दिफाई ताउन के हिसाब से अगर हम देखें या स्ट्रेटेजिक ताउन जो है पाकिस्तान का चाइना के साथ, उसको देखें तो ये दौरा कितना इम्पोर्टेंट है? जी, एक तो ये दौरा जो है जिस वक्त में हुआ, ताहिर साहब ने उसके ऊपर तफसील के साथ बता दिया कि ख़ित्ते के अंदर और दुनिया के अंदर जो है हालात बदल रहे हैं और चीन की जो इक़्तिसादी क़ुव्वत और उसकी जो माशी क़ुव्वत और उसका जो डिप्लोमेटिक क्लाउट है वो अब सारी दुनिया के सामने जो है नज़र आना शुरू हो गया और उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। मिडल ईस्ट से लेके अफ्रीका से लेके और अब जो है यूक्रेन के मामले के ऊपर भी उनकी जो है सालसी जो है वो बड़ी हद तक जो है सामने आई है और उम्मीद है कि शायद आने वाले चंद दिनों महीनों में कोई बेहतरी की सूरत नज़र आएगी। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो बड़े ब्लॉक्स हमें नज़र आ रहे थे उसमें एक इंटरनेशनल जो ऑर्डर था जिसको अमेरिका लीड कर रहा था और उसकी हमने मिडल ईस्ट के अंदर भी पॉलिसीज़ देखी, अफ्रीका के अंदर भी देखी, साउथ एशिया के अंदर, साउथ और एशिया पैसिफिक के अंदर भी, ये सारे इलाके जो है वो पाकिस्तान को जो है वो उसके ऊपर असर करते हैं। तो इनमें जो है कोई पॉलिसीज़ कोई इतनी अच्छी नहीं थी। ईरान और सऊदी अरेबिया का रोप्रोचमा जो उन्होंने स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव के थ्रू करवाया चीन ने, उसने बहुत बड़े एवेन्यूज़ पाकिस्तान के लिए और ख़ित्ते के लिए खोल दिए हैं, जिसमें सेक्टेरियन बेसिस पे या जो प्रॉक्सी वॉर्स पूरे ख़ित्ते में हो रही थी उसका ख़त्म होना हमें नज़र आ गया और ना सिर्फ वहाँ पे सीरिया के अंदर, यमन के अंदर भी बेहतरी की सूरत हाल नज़र आ रही है, एम्बेसीज़ खुलना शुरू हो गई हैं, एक पीस प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, उसका पाकिस्तान पर डायरेक्ट असर पड़ेगा। इस जो ट्रिप है इसका बेसिकली इसको एक तसलसल समझा जाए कि जो कि पाकिस्तान की तमाम सिविल और पॉलिटिकल लीडरशिप जाती है। शहबाज शरीफ साहब पहले वज़ीर आज़म थे, जब शी जिनपिंग तीसरी दफ़ा सदर बने तो वो वहाँ पे पहुँचे। आर्मी चीफ जो है उनका इस वक्त जाना, जब दुनिया के ख़ित्ते के अंदर इतने बड़े मामलात हो रहे हैं जिसमें रशिया, यूक्रेन और चाइना की बात हो रही है, सऊदी अरेबिया और ईरान की हो रही है और इंडिया और उनकी बात हो रही है। अभी इसके बाद जो है 4 और 5 मई को गोवा में जो है SCO की कॉन्फ्रेंस होगी, वहाँ पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जाएंगे और चीनी वज़ीर ख़ारजा भी जाएंगे और मुख्तलिफ अखबारी रिपोर्टों के मुताबिक आने वाले दिनों में ये जो डेलीगेशन आ रहा है ये चीनी वज़ीर ख़ारजा का होगा जिसको वो लीड करेंगे, जो फॉरेन मिनिस्टर किंग गैंग, और उसके साथ वो 5 तारीख की शाम को शायद बिलावल भुट्टो ज़रदारी के आगे पीछे ही वो वापस आएंगे। और उसके बाद पाकिस्तान के पास 2 मैकेनिज़्म है बहुत बड़े बड़े, एक तो बायलैटरल जो है, दूसरा एक ट्राईलैटरल मैकेनिज़्म है जिसमें आपके पास अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना का एक सिलसिला चल रहा है जो अभी से नहीं है, पिछले 5-10 सालों से, जिस पे अफगानिस्तान के मामलात पे गुफ्तगू होती है। तो अफगानिस्तान की के अंदर चाइना का पीस प्रोसेस के अंदर भी बड़ा अहम रोल है। अब अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करने में भी जो है उनकी कंपनीज वहाँ पे आ रही हैं। एक रीजनल कॉन्फ्रेंस हुई दोहा के अंदर, उसमें भी चीन की तरफ से उनके जो मंजूब है वो गए। इस वक्त यहाँ पे आके अमीर खान मुत्तकी की भी एक्सपेक्टेड है पाकिस्तान में आमद, अखबारी रिपोर्टें हमें बता रही हैं, और ये बड़ा अरसे से ट्रिप था, प्लान था। तो एक ट्रायलैटरल गुफ्तगू होनी है जिसमें रेफ्यूजीज के मामले होने हैं, बॉर्डर मैनेजमेंट के ऊपर गुफ्तगू होनी है, और फिर जब चीनी वज़ीर ख़ारजा अपने डेलीगेशन के साथ आएंगे तो CPEC को दोबारा एक पूरी नई जहद के साथ उसके ऊपर गुफ्तगू होगी, जिन वादों के ऊपर, जिन चीज़ों के ऊपर वहाँ पे गुफ्तगू होगी आर्मी चीफ के विजिट पे और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के विजिट पे। अब CPEC का सेकेंड जो है फेज स्टार्ट हो रहा है, 10th JCC होगी, 11th के ऊपर जो है मुख्तलिफ चीज़ें हो रही हैं, उनकी ML1 रेलवे लाइन के ऊपर गुफ्तगू होगी, जो उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ रिपोर्टों के मुताबिक नई रेल का भी गुफ्तगू हो रही है। अभी इट्स स्टिल इन अ वेरी प्रिलिमिनरी फेज, लेकिन अगर ये बात हो जाती है तो बहुत बड़ी जो है इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आने की उम्मीद है। मेरा ख्याल है ये बड़ा ही अहमियत का हामिल ट्रिप होगा
और हर वो ट्रिप जो इस पाकिस्तान और चीन के दरमियान होता है वो एक नई लेवल पे अपने इस रिलेशनशिप को लेके जाता है। आपकी जो कंफ्यूजन या जो इख्तलाफात बाकी दुनिया के मुख्तलिफ मामला पे होते हैं वो इन ट्रिप्स के जरिए जो है वो उनके ऊपर गुफ्तगू होती है और वो मामला को सुधारा जाता है। और ज़ाहिर है इंटरनेशनल कम्युनिटी की बड़ी नजर होती है खास तौर पर पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस पे। और जरूरत इस गौर से देख रहा होगा कि इस ट्रिप में क्या क्या चीजें आनी है और क्या क्या गुफ्तगू होनी है। एग्जैक्टली इंडिया की भी बड़ी गहरी नजर होती है और इंटरनेशनल कम्युनिटी इसलिए भी इंटरेस्ट लेती है कि ज़ाहिर है पाकिस्तान की जो दिफाई पोजीशन है, जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है बाकी दुनिया के लिए। इंटरेस्ट की बात है। बहुत शुक्रिया हुमायूं खान साहब, हाफिज ताहिर खलील साहब हमारे साथ मौजूद थे और सैर हासिल गुफ्तगू की। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। कैपिटल व्यू से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।